हेलो बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स में आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। चैप्टर 3A का। देखिए, इसका नाम है रैखिक संवेग संरक्षण का नियम। रैखिक संवेग संरक्षण का नियम होता क्या है और इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसका कथन देखिए। इस नियम के अनुसार यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उसका कुल रैखिक संवेग संरक्षित रहता है। मतलब हम लोग का एक निकाय है। निकाय हम लोग उसको कहते हैं जहाँ पे हम लोग कार्य करते हैं, जहाँ पे हम लोग कुछ प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग करना स्टार्ट किया तो इसको हम लोग एक निकाय बोलेंगे। ठीक है, एक निकाय है हम लोग का। जैसे गोला एक गोल है, वो हम लोग का निकाय है। उसी गोल के अंदर हम लोग एक काम करेंगे। जो भी काम करेंगे तो उसमें जैसे कोई भी बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा, मतलब उसमें बाहर का जो बल है F, उसका मान 0 होगा। तो वो क्या होगा, उसका कुल रैखिक संवेग संरक्षित रहता है। हम लोग का जो रैखिक संवेग है वह संरक्षित रहेगा, मतलब P संरक्षित रहेगा। तो उसको हम लोग क्या, वो हम लोग का क्या है, रैखिक संवेग संरक्षण का नियम है। इसी को हम लोग को प्रूफ करना है कि एक निकाय है जिस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है तो उसका जो रैखिक संवेग है वहाँ संरक्षित रहता है। तो इसको हम लोग दो रूपों में प्रूफ करेंगे। देखिए, पहला क्या है, एक कण निकाय के लिए पहले एक कण के लिए निकालेंगे, फिर n कणों के लिए इसी कथन को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो देखिए, इसमें पहला है, एक कण निकाय के लिए न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से हम लोग पहले एक कण के लिए इस जो कथन है उस कथन को प्रूफ करेंगे। तो देखिए, पहला, एक कण निकाय के लिए मैं न्यूटन के गति के द्वितीय नियम बताई थी। हम लोग का द्वितीय नियम था कि हम लोग का जो बल है वह संवेग में परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। और यहाँ पे हम लोग एक नियतांक के लेते थे तो उसका मान 1 रखते थे, तो ये वाला हम लोग को इक्वेशन प्राप्त होता था। तो देखिए, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से ये आया है F इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी। अब इसमें जो कथन है हम लोग का, इसमें क्या है कि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। मतलब ये हम लोग का यूज किए एक इक्वेशन। अब इसमें कोई बाह्य बल न लगाया जाए, मतलब हम लोग का F है वो क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। F इक्वल टू 0। इस F इक्वल टू 0 को मैं यहाँ पे पुट करूंगी। तो देखिए, यहाँ पे मेरा क्या हो गया, 0 फिर इक्वल डेल पी अपॉन डेल टी। ये हो गया हम लोग का, क्योंकि जो हम लोग का निकाय है उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है तो हम लोग का जो F है उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। इस 0 वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट की तो यहाँ पे 0 आ गया, फिर इक्वल का इक्वल आ गया, डेल पी अपॉन डेल टी का ज्यों का त्यों आ गया। अब देखिए, इसको मैं उल्टा करके लिखी, इसको इस साइड लिखी और इसको 0 करके लिखी। अब देखिए, जो डेल टी है, जो समय अंतराल है, वो 0 के साथ जब गुणा होगी तो वो भी जाके 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे डेल पी इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब सिर्फ P, ये हम लोग का क्या है, संवेग में परिवर्तन है, तो सिर्फ P को, संवेग को हम लोग लेंगे तो एक नियतांक के बराबर हो जाएगा, एक कांस्टेंट राशि। तो इसका मतलब क्या है, अतः बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी कण का रैखिक संवेग नियत रहता है। देखिए, P क्या है, हम लोग का रैखिक संवेग है। तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में हम लोग का जो P है तो वो क्या है, उसका संवेग नियत रहता है। जो हम लोग का कथन था, ये देखिए, इस नियम के अनुसार यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उसका कुल रैखिक संवेग संरक्षित रहता है। यहाँ पे देखिए, बल को मैं 0 ली तो उसका लास्ट में प्रूफ क्या आ गया, बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी कण का रैखिक संवेग नियत रहता है। इसको हम लोग किसके लिए प्रूफ किए, एक कण निकाय के लिए। अब इसी को हम लोग n कणों के निकाय के लिए प्रूफ करते हैं। दूसरा जो कथन था उसको n कण निकाय के लिए हम लोग प्रूफ करते हैं। तो n कण मतलब हम लोग का बहुत सारा रेखीय संवेग होगा। तो P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 डेस डेस डेस। ये कण कहाँ तक है, n कण है, तो हम लोग का संवेग भी कहाँ तक होगा, n तक होगा। ठीक है, तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम हम लोग का होता है F इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी। ये हो गया। अब देखिए, हम लोग F का F रखे, डेल अपॉन डेल टी, ये डेल का डेल है, P के जगह हम लोग का वैल्यू क्या है, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डेस 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 Pn। इसको मैं यहाँ पे लाके रख दी, फिर डेल टी का डेल टी रखी। बस यहाँ पे F का F रखी, डेल का डेल रखी हूँ, P के जगह में इस वैल्यू को मैं पुट की हूँ यहाँ पे,
फिर डेल टी का डेल टी रखी। अब देखिए इसमें हम लोग बोले हैं कि एक निकाय है जिस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जा रहा है। बाह्य बल नहीं लग रहा है, इसका मतलब है कि हम लोग का जो F है उसका मान क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। इस F का मान जो 0 है उसको मैं यहाँ पे रखती हूँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे F इक्वल टू ये 0, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। फिर इक्वल डेल का डेल, फिर P1 प्लस P2 प्लस P3 डेल 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 Pn, फिर अपॉन डेल टी। अब देखिए ये हम लोग का जो डेल टी है वो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 ही प्राप्त हो जाएगा। डेल टी को जब मैं 0 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो वो 0 ही प्राप्त हो जाएगा। तो इसको मैं इस साइड लिखी, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई की, तो ये मेरा 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये डेल है, ये डेल जब हम लोग का इस 0 के साइड आएगा तो ये जो अंदर की राशि है P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डेस 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 प्लस Pn, ये क्या हो जाएगा, एक नियतांक के बराबर हो जाता है। देखिए P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डेस 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 Pn इक्वल टू नियतांक। इसका मतलब क्या है कि अतः बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी कण का रैखिक संवेग नियत रहता है। अभी हम लोगों ने जो रैखिक संवेग के संरक्षण नियम देखे उसका हम लोग इससे पहले एक कण निकाय के लिए प्रूफ किए थे। अभी हम लोग n कणों के निकाय के लिए n कण जो रेखीय संवेग रहेंगे, मतलब P1 P2 P3 प्लस डेस 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 Pn, ये हम लोग का n कण निकाय के लिए रैखिक संवेग है। तो जो कथन था उसको हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। ये देखिए ये वाला हम लोग का कथन था कि इस नियम के अनुसार यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उसका कुल रैखिक संवेग संरक्षित रहता है। तो इसको हम लोग n कण के लिए निकाले, एक कण के लिए निकाले, फिर n कण के लिए निकाले कि हम लोग का एक निकाय है उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता है तो उसका रैखिक संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है, अब एक अलग पॉइंट देखते हैं, लामी का प्रमेय, जो चैप्टर 3A है उसका ये लास्ट पॉइंट है। लामी का प्रमेय, यह प्रमेय हम लोग का होता क्या है उसको देखिए। इस प्रमेय के अनुसार यदि किसी बिंदु पर कार्यरत 3 बल संतुलन में हो तो प्रत्येक बल शेष 2 बलों के बीच के कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। ज्या मतलब जो साइन थीटा रहता है उसको हम लोग ज्या बोलते हैं। तो देखिए यदि किसी बिंदु, ये वाला जो थ्योरिकल लिखा है उसको मैं मैथमेटिकली आप लोगों को समझाती हूँ। देखिए एक बिंदु है, हो गया, इसमें बोला है ना यदि किसी बिंदु पर कार्यरत 3 बल, एक बिंदु है, 3 बल हम लोग का क्या है P Q R है, उनके बलों के बीच का कोण, जैसे Q और R के बीच का कोण क्या है अल्फा, R और P के बीच का कोण क्या है बीटा, P और Q के बीच का कोण क्या है गामा। यहाँ पे बोला गया है इस प्रमेय के अनुसार यदि किसी बिंदु पर कार्यरत 3 बल संतुलन में हो तो प्रत्येक बल शेष 2 बलों के बीच के कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। एक बिंदु हो गया, 3 बल हैं P, Q और R। Q और R के बीच का कोण अल्फा, R और P के बीच का कोण बीटा, P और Q के बीच का कोण गामा है। तो इसमें क्या बोला गया है कि साइन थीटा के ज्या के बराबर होता है, उसको यहाँ पे हम लोग बोलते हैं। देखते हैं, माना 3 बल P, Q तथा R हो तथा उनके बीच का कोण अल्फा, बीटा और गामा हो तो देखिए यहाँ पे बोला है बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बलों के बीच के कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। ये हो जाएगा P अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा इक्वल टू R अपॉन साइन गामा। ये हम लोग का क्या है लामी का प्रमेय है, जो कथन बोला गया है वही है। इस प्रमेय के अनुसार यदि किसी बिंदु पर कार्यरत 3 बल संतुलन में हो तो प्रत्येक बल शेष 2 बलों के बीच के कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। यहाँ पे देखिए मेरा एक बल है मेरा P और 2 इनके जो अल्फा है, एक बल है P और 2 जो उसके सामने वाले हैं, 2 बल है Q और R के बीच में अल्फा, तो उसके ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है।
P अपॉन साइन अल्फा। इसी प्रकार Q के लिए देखिए तो P और R के बीच का कोण है बीटा, तो यहाँ पे हो गया Q अपॉन साइन बीटा। फिर उसके बाद R के लिए देखिए P और Q के बीच गामा, तो R अपॉन साइन गामा, ये गामा है, मैं गामा को ऐसे ही लिखती हूँ। हो गया P अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा इक्वल टू R अपॉन साइन गामा। ये हो गया हम लोग का लामी का प्रमेय। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।